हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से जो कि हमारा केमिस्ट्री का, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ हम पूरा फुल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे जिससे कि आपका कोई भी डाउट न रह जाए टॉपिक में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर 3 एलिमेंट्स ए, बी एंड सी विच बिलोंग्स टू द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब जब पीरियोडिक टेबल समझ में आएगा उसके बाद हम समझ पाएंगे कि जो सेकंड पीरियड क्या होता, पीरियड क्या है, ठीक है। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्लियर हुआ? तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल के बारे में जानना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो देखिए, जो भी क्वेश्चन आएगा वहां पे सिर्फ मैं आपको आंसर्स नहीं बताऊंगा, आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए वो जो पूरा ट्रैक है, ठीक है, उस पूरे ट्रैक को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि उससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन अगर आए तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जितना मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसमें ऐसा नहीं एक ही क्वेश्चन कवर होगा, कई सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देखने में तो एक क्वेश्चन होगा लेकिन उसमें आपके कई सारे क्वेश्चन कवर होंगे। ठीक है, बात समझ में आया? तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ठीक है, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हमें क्या सीखना है। सबसे पहले बताइए जल्दी। पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो आइए देखते हैं पीरियोडिक टेबल क्या होता है। तो ये देखिए, पीरियोडिक टेबल आपको दिखाता हूं मैं। पीरियोडिक टेबल दिखाने के लिए आप ऐसे बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। टोटल पीरियोडिक टेबल में ये कॉलम आपको बनाने कितने, 18। अभी नीचे वाला मत बनाइए, ठीक है। तो 18 कॉलम बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 14 15 16 17 एंड 18। क्लियर हुआ? अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अब मैंने ये क्या बना दिया है ना, नहीं समझ में आया ना। तो अभी देखिए आएगा, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, अभी आएगा, आराम से आएगा, तसल्ली से। अब उसके बाद इस तरीके से लाइन खींच दीजिए आप, ये लीजिए 2 3 4 एंड 5, उसके बाद 6 और उसके बाद ये हो गया आपका 7। ठीक है, क्लियर हुआ? ये बना दिया हमने पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू। अब देखिए, इसमें से कुछ मैं इरेज करने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक कॉलम ये इरेज हुआ, अभी आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। और आप 2 कॉलम यहां से इरेज कीजिए, ये हो गया। ये देखिए पीरियोडिक टेबल का शेप आ रहा है धीरे धीरे। अब इधर से ये वाला पोर्शन इरेज करना है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको इरेज कर दूं, ये लीजिए, ये वाला पोर्शन हमें नहीं जरूरत है, ठीक है। ये लीजिए, ये देखिए पीरियोडिक टेबल का शेप आ गया। क्लियर हुआ? अब इधर से हमें रखना है 6 कॉलम रखना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहां तक रखना है और ये पोर्शन भी हमें हटाना है। ये लीजिए, बन गया हमारा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो अब देखिए पीरियोडिक टेबल बन गया, तो यहीं पे मैं आपको कई सारी बातें बताने जा रहा हूं जो कि केवल हमारा एक क्वेश्चन ही नहीं, कई सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये पीरियोडिक टेबल बन गया। अब देखिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमसे क्या बोला है, सेकेंड पीरियड बोला है। क्या बोला है? सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड का मतलब क्या हुआ, ये वाला जो है ना, ये ऐसे जो लाइन है वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन को बोलते हैं पीरियड। और ये जो हॉरिजॉन्टल है मतलब ये ऐसे, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं ग्रुप। तो अभी हमसे क्या बोला है, ग्रुप बोला है या फिर पीरियड बोला है? बताइए जल्दी बताइए, क्या बोला है? कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से, क्या बोला है, ग्रुप या पीरियड? तो हमसे बोला है पीरियड के बारे में। क्लियर हुआ? और वो भी कौन सा पीरियड, सेकेंड, मतलब फर्स्ट और सेकेंड। बात समझ में आया? देखिए ध्यान से देखिए, हमारा पीरियोडिक टेबल बन गया और पीरियोडिक टेबल में हमसे क्या बोला था, सेकेंड पीरियड। तो देखिए हमने पकड़ लिया सेकेंड पीरियड, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। चलिए, पीरियड की बात हो गई, यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। द एलिमेंट बी इज मोर मेटेलिक देन सी। तो हमारे पास क्या था क्वेश्चन हमारे पास था ए और उसके बाद बी एंड सी, ठीक है। ये तीन है हमारे पास एलिमेंट, ठीक है। और ये ना अलग अलग एलिमेंट्स के
कॉलम है, जैसे ये होता है हाइड्रोजन, ठीक है, फिर यहाँ पे होता है हीलियम, क्लियर हुआ, समझ में आया। फिर इस तरीके से यहाँ पे होता है लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर यहाँ पे होता है बोरॉन, कार्बन। तो इस तरीके से ये जो भी है ना, इसको बोलते हैं एलिमेंट। बात समझ में आया। अब ये एलिमेंट्स की कई सारे प्रॉपर्टीज होती है, आई बात समझ में। वो प्रॉपर्टीज इधर, ये जो इधर वाले एलिमेंट है ना, ये देखिए ये वाला, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ये कौन सा है, ये दोनों कॉलम एस ब्लॉक एलिमेंट है। और ये वाला जो है, ये 6 कॉलम दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है ये, पी ब्लॉक। और ये एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, ये अभी आपके क्वेश्चन में नहीं है, तो उतना डिटेल में हम जान नहीं रहे। बात समझ में आया। ये कौन सा एस ब्लॉक क्या है, और ये जो बीच में ये वाला है डी ब्लॉक है, और अलग से नीचे और भी होता है एफ ब्लॉक के, तो वो उतना डिटेल में आपके 10th में नहीं है, ठीक है। तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हमारा जितना काम का है बस हम उतना भी देखेंगे, ठीक है। और आगे ये 12th में भी है आपका बहुत डिटेल में। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आया। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो बी है, बी, ये बी वाला सी से ज्यादा मेटेलिक है। ध्यान दीजिएगा, बी वाला सी से ज्यादा मेटेलिक है, क्लियर हुआ। मेटेलिक मतलब ये एस ब्लॉक वाले मेटल होते हैं, और ये पी ब्लॉक में यहाँ से इस तरीके से होता है, तो ठीक है, ये कुछ एलिमेंट यहाँ से इधर के नॉन मेटल्स होते हैं और इधर के मेटल्स होते हैं। बात समझ में आया। ये जो मैं यहाँ पे कुछ लाइन बनाया हुआ हूँ, ठीक है, यहाँ से एक लाइन होता है, तो लाइन के इधर मतलब ये जो बीच में कुछ मेटल्स आते हैं, ये कैसे होते हैं, ये मेटलॉइड होते हैं। मतलब क्या होता है कि ये मेटल नॉन मेटल दोनों होते हैं, ठीक है। और इसके इस पार इधर वाले क्या होते हैं, ये सारे जो होते हैं ये नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेटल, ठीक है। और ये जो दोनों बता रहा हूँ, ये पूरा इधर मेटल ही होता है, लेकिन हमें क्या है, ये दोनों ग्रुप का पढ़ना है। तो ये कैसा होता है, ये होता है आपका मेटल। कैसा होता है, मेटल। बात समझ में आया, क्लियर हुआ। और मेटल्स की प्रॉपर्टीज ये होती है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फिर से सुनिए क्या बोल रहा हूँ, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। बात समझ में आया। और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। फिर से सुनिए ध्यान से, मेटल जिसको हम बोलते हैं ना, मेटल जो भी हमारा आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे इधर ही होते हैं, इधर। फिर उसके बाद सोडियम, उसके बाद देखिए ये लिथियम, बेरिलियम, ये सब क्या है, मेटल है, एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी इधर है। वो सारी लंबी कहानी, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी आप सिंपल से सुनिए कि ये इधर जो भी है ये मेटल है, इधर क्या है, नॉन मेटल है। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, मतलब देना। बात समझ में आया। उसके बाद नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लेना, और ले लेगा मतलब उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आया, क्लियर हुई बात। मैं बात करूं क्लोरीन, तो क्लोरीन के ऊपर आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन मेटल है, क्लियर हुआ, समझ में आई बात। ये कैसा है, नॉन मेटल है, ठीक है। उसके बाद ये जो भी और इधर आपको और भी देखने को मिलेगा, वो सब नेगेटिव होता है, तो उतना नहीं जाना है अभी, क्लियर हुई बात। और इधर मेटल पॉजिटिव चार्ज। और इसमें देखिए अगर नंबरिंग देना चाहे तो आप इसमें नंबर दे सकते हैं। ये है फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और ये ग्रुप हो गया आपका 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ठीक है। ये 18 ग्रुप होता है, क्लियर हुआ। ये नंबर हमने दे दिया। अब देखिए इधर ये 13 से लेके 18 के ग्रुप की इधर की जो भी होते हैं एलिमेंट, इसमें एलिमेंट भरना है कौन कौन सा है, लेकिन उतना हमें नहीं जाना है, ठीक है। उतना डिटेल में आपके 10th सिलेबस में नहीं है। तो ओवरव्यू समझ में आया कि ये जो है कैसा है, ये नॉन मेटल। अगर चाहे तो थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, जैसे नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आता है फ्लोरीन, ठीक है, नियॉन। तो ये क्या है, ये देखिए नाइट्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, फ्लोरीन भी नॉन मेटल है, और नियॉन भी नॉन मेटल है, क्लियर हुआ। आई बात समझ में, क्लियर हुई। तो अब देखिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि जो बी है, बी, ये बी वाला, बी क्या है, ये सी से ज्यादा मेटल है, समझिए ध्यान से। बी सी से ज्यादा मेटल है। उसके बाद कह रहा है द एलिमेंट ए एंड सी रिस्पेक्टिवली लॉस एंड गेन इलेक्ट्रॉन। रिस्पेक्टिवली लगा दिया, मतलब जो कि ए है, ए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है।
और उसके बाद सी क्या कर रहा है, सी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ध्यान से देखिए, तो अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे वो कैसा होता है, वो मेटल होता है। तो ए क्या हो गया, ए हो गया मेटल, ठीक है, और सी क्या हो गया, नॉन मेटल, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन देखिए ध्यान से एक बार फिर से समझिए। बी सी से ज्यादा मेटल है, ठीक है, और उसके बाद ए जो है ए इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मतलब दे देता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मेटल है और कहीं ना कहीं इधर ही आएगा कहीं पे, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो भी देख लीजिए, ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप फर्स्ट वाला, ये वाला, तो ये वाला ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। क्लियर हुआ, मतलब कि ये जो ए है, ए कहाँ पे आएगा, ए कहीं ना कहीं इस फर्स्ट कॉलम में आएगा कहीं, ठीक है। बात समझ में, ए का लोकेशन कहाँ पे है, ये फर्स्ट कॉलम में है। उसके बाद कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टीज होती है ये 17 वाला कॉलम की। बात समझ में आया, 17 वाले कॉलम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की। 18 वाला कॉलम कोई इलेक्ट्रॉन ना लेता है ना देता है, ये इनर्ट होता है, मतलब नॉन रिएक्टिव होता है, ये कोई रिएक्शन नहीं करता। तो देखिए यहाँ इस कॉलम में कहीं ना कहीं हमारा कौन होगा, हमारा हो जाएगा सी, ठीक है, और इस वाले कॉलम में कहीं ना कहीं हमारा हो जाएगा ए। अब बताइए बी कहाँ पे होगा, तो बी कह रहा है ये देखिए इसी बेल्ट पे कहीं पे होगा। बात समझ में आया। अब देखिए एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, पीरियोडिक टेबल है, सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड मतलब ये वाला पकड़ लीजिए आप, ये वाला, ठीक है। ये पूरा जो पीरियड है ये किसका, ये सेकंड पीरियड, ठीक है। ये पूरा पीरियड कौन है, ये सेकंड पीरियड। बात समझ में आया। फिर कह रहा है सेकंड पीरियड में जो ए है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो सेकंड पीरियड में एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी है लिथियम में। तो इसका मतलब ए कौन हो गया, ए हो गया लिथियम। बात क्लियर हुआ, ए कौन हो गया, लिथियम। उसके बाद सी कौन हो गया, सी हो गया आपका ये देखिए ये रहा फ्लोरीन, ठीक है। ये कौन हो गया, सी फ्लोरीन। अब कह रहा है कि क्या करना है आगे, देखिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन द गिवन इंफॉर्मेशन एंड अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो एटॉमिक नंबर के बारे में कि ये जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका होता है 2, फिर इसका होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देख रहे ना, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और हमें यहाँ पे अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर पे। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कौन आ रहा है, ए। देखिए स्टार्टिंग किससे हुआ, ए, ठीक है। ये हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो सबसे पहले कौन आया, ए आया, है ना। तो ए, फिर उसके बाद अब हमें नहीं पता कि बी कौन है। बी सिर्फ इतना सा बोला है कि सी से ज्यादा मेटेलिक है, तो कहीं ना कहीं ये इधर ही कहीं पे होगा। मतलब ये बेरिलियम में हो सकता है, बोरॉन में हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है। इनमें से कोई भी हो सकता है। क्लियर हुआ। देखिए अभी आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने तो बोला था नॉन मेटल है, फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इनमें से कोई सा भी हो सकता है। देखिए नॉन मेटल तो है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मेटेलिक प्रॉपर्टी होगी, लेकिन वो जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो फ्लोरीन से इनका ज्यादा है। क्लियर है तो नॉन मेटल, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इनका ज्यादा है इसके कंपैरिजन बता रहा हूँ, मेटेलिक नहीं बता रहा हूँ, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। क्लियर हुआ। इसका मतलब इनमें से कोई से भी बी हो सकता है। इसका मतलब कि ए के बाद कौन आएगा, बी आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, सी। तो ये है हमारा अरेंजमेंट। तो दोस्तों देखिए, देखने में तो लग रहा था क्वेश्चन कितना सा है, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि इससे रिलेटेड अब आप कई सारे क्वेश्चन समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या क्या याद रखेंगे, देखिए लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और हमने क्या सीखा कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, ठीक है। बात समझ में आई।
और उसके बाद आप हो सके तो ये पीरियोडिक टेबल के कम से कम 20 तक आप अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे बेस कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अगर आपको एटॉमिक नंबर जानना है क्या होता है, चलिए मैं बता ही देता हूँ एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, थोड़ा आपको और समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन तो छोटा सा था, लेकिन एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग रहा है, और इसमें और भी कुछ पॉइंट अगर मैं बताने जाऊंगा थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, तो पेशेंस के साथ आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बार बार आपको आगे डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ उस पॉइंट्स को ही बता दूं। ठीक है, तो आइए आपको एटॉमिक नंबर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए एटॉमिक नंबर मतलब होता है कि उसके जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के नंबर। ठीक है, क्लियर हुआ एटॉमिक नंबर। अब देखिए लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि अब आपको मुझे बताना पड़ेगा कि ये न्यूक्लियस क्या होता है। तो आइए कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन डाउट क्लियर होता है ना, कि हम डाउट में ना रह जाए, सबसे बड़ी बात ये है। तो देखिए अब आप सुने होंगे कि एटम्स क्या होता है, तो आइए एटम्स के बारे में पहले बता देता हूं मैं। देखिए कोई भी चीज है आपके पास, कुछ भी है, उसको आप इतना तोड़िए इतना तोड़िए इतना तोड़िए इतना तोड़िए कि आप फिर से उसको ना तोड़ पाए। बात समझ में आया? मेरे हाथ में मार्कर है, मोबाइल है, कुछ भी है, आप किसी भी चीज को कट करना शुरू कीजिए, इतना कट कीजिए इतना कट कीजिए इतना कट कीजिए, ठीक है, कि आप उसको फर्दर और कट ना कर सके, तो वो क्या कहलाता है, उस पर्टिकुलर जो मेटल है या नॉन मेटल है उसका क्या कहलाएगा, एक एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? आप एक अपना हेयर लीजिए, हेयर को इतना कट कीजिए कि इतना छोटा हो जाए कि उसको आप और कट नहीं कर सकते। एक्चुअल में आप उतना छोटा कट कर ही नहीं सकते। ठीक है, अपने हाथों से या चाकू से, ब्लेड से नहीं कर सकते, क्योंकि एटम्स का जो लेवल होता है आप ऐसे आंखों से देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो आप सोच भी नहीं सकते वैसे कि कितना छोटे की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसी छोटी सी बात को मैं बड़ा करके यहाँ पे बना के आपको समझाने जा रहा हूँ। तो देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो वो जो छोटी सी बता रहा हूँ काटने के बाद, उसके बाद आपको मिलेगा एक न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है कौन? इलेक्ट्रॉन्स। कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में? कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रोटॉन का नंबर है उसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? बात समझ में आया? या फिर हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है। अब न्यूट्रल एटम वगैरह समझाने जाऊंगा तो फिर लेक्चर और बड़ा हो जाएगा, तो आप सिंपल सा इतनी बात याद रखिए कि जो एटम के अंदर जो प्रोटॉन का नंबर होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन का नंबर होता है उसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। अब देखिए जैसे कि मैं बात कर रहा था हाइड्रोजन की, किसकी बात कर रहा था? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। क्लियर हुआ? अब एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 1, और इसके आउटर शेल में कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? बात समझ में आया? अब अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो हीलियम की देखिए ये रहा न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे बताइए? पॉजिटिव चार्ज से दिखा देता हूं प्रोटॉन को, ये रहा 2, और इसके आउटर शेल में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हीलियम हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट लिथियम। अब देखिए ये जो फर्स्ट सेल है इसको बोलते हैं शेल, ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया सेल। अब फर्स्ट सेल में रह सकता है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद 2 तो हो गया, अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाहर आ जाएगा नेक्स्ट सेल। ठीक है, और इस फर्स्ट सेल को क्या नाम देते हैं? के सेल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका के सेल, और ये वाला सेल हो गया एल सेल। ठीक है, अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। जितना एटॉमिक नंबर होगा एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो 2 हो गया ये आपका 2, और बाकी ये 1 आ जाएगा बाहर, तो ये हो गया लिथियम का। ठीक है, इसी तरीके से लिथियम का कितना हो गया? 3 हो गया। फिर उसके बाद देखिए बेरिलियम का, बेरिलियम में क्या हो जाएगा इसका भी? अगेन ये देखिए ये हो गया, इसके अंदर कितने यहाँ पे देखिए एक बार, इधर प्रोटॉन लिखानी हो तो लिख दीजिए +3, और बेरिलियम का हो जाएगा +4, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये 4। ठीक है, तो बात कुछ समझ में आया? आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए ये न्यूक्लियस के अंदर 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, 2 1। ठीक है, क्लियर हुई बात? आई बात समझ में?
पक्का कंफर्म? कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए आप लोग समझ में आया कि नहीं। तो देखिए आप यहीं से एक रूल नया आता है ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल अभी क्वेश्चन में आया नहीं है, जहां पे आएगा तो फिर हम इसी चीज को कंटिन्यू करके ऑक्टेट रूल आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन तो यहीं तक खत्म हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास विल बी। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ ही गया होगा। तो बात आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, क्योंकि विदाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाने आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो देख ले, पक्का चले? तो चलिए चलते हैं। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होता है कि ये हमारा क्या है, ये एयर या फिर आप समझ लीजिए वैक्यूम। क्या है? वैक्यूम, ठीक है। क्या है ये? वैक्यूम, ठीक है। अब जब भी कोई लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में एंटर कर जाए, किसमें एंटर कर जाए? मीडियम में। मीडियम मतलब ये एयर भी हो सकता है, ये ग्लास भी हो सकता है, ये कोई ऑयल भी हो सकता है। क्लियर हुआ? बात समझ में आया? तो ये जो लाइट आ रही है, क्लियर हुआ? ये लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी तेजी से, यानी आप कह सकते हैं ये देख रहे हैं ना वैल्यू, और इसको आप लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड यानी इतना मीटर एक सेकेंड में। क्लियर हुई बात? बताइए बताइए बताइए, बात समझ में आया? तो अब देखिए जब भी ये लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में घुसती है तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, ये कुछ चेंज हो जाती है। बात क्लियर हुआ? क्या होती है? चेंज हो जाती है। एग्जैक्ट इतना रह नहीं जाता, इससे कुछ कम हो जाता है। बात समझ में आया? बताइए। तो स्पीड क्या होगी लाइट की? चेंज हो गई। अब तो जो वो चेंज हो गया ना, चेंज, तो उस चेंज का जो हम रेशियो निकालते हैं, मतलब इस पे से कुछ कम हो गया, ठीक है। तो यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, डिवाइड बाय इन मीडियम, ठीक है। ये पूरा लिख लिया, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय इन मीडियम। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो गया? मीडियम। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आता है वही वैल्यू क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी। तो बात क्लियर हुआ? बताइए, बात क्लियर हो गई ना? और दूसरी बात दोस्तों देखिए, ये आप लोग ना नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा अपना भी हाथ पैर चलता रहेगा ना, तो थोड़ा प्रैक्टिस होता रहेगा। और दूसरी बात है बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है आप फोन में बैठे बैठे लेक्चर्स देख रहे हैं, तो उससे क्या होता है ना, वो एक्चुअल में आप लेक्चर्स देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वो आपको लगता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में माइंड में कुछ नहीं जाता, ठीक है। अभी आप देखेंगे 1 घंटे बाद गायब। तो इसलिए आप, मैं जो भी पढ़ाते हुए चलूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चीजों को बनाते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, ठीक है। अपना नोट्स खुद बनाइए, सबसे बढ़िया काम होता है अपना नोट्स खुद बनाइए, तो आपको रिकॉल रहता है मैंने क्या क्या लिखा था, कैसे कैसे लिखा था। क्लियर हुआ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी को आगे देखें। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब आपको इमेजिन क्या करना है, सपोज करिए कि ये जो ग्लास है, ठीक है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब कि ये रहा एयर, ठीक है। अब इस एयर से नीचे क्या है? ग्लास, ठीक है। बात समझ में आया? तो देखिए ये जो लाइट है, लाइट क्या हो रहा है? इस एयर से ग्लास के अंदर जा रहा है। बात समझ में आया? कहां से जा रहा है? एयर से ग्लास के अंदर। इसीलिए देखिए लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। ऑफ ग्लास मतलब ग्लास के अंदर जा रहा है, ठीक है। और कहां से जा रहा है? टू एयर, एयर से ग्लास के अंदर जा रहा है। तो उस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? ग्लास से एयर जब जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2। बात क्लियर हुआ? बताइए बताइए बताइए, जल्दी फटाफट बताइए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लाइट एयर से ग्लास के अंदर जा रहा है उस टाइम पे जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, फिर उसके बाद डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इनको जब डिवाइड किया गया तो रेशियो कितना आया?
2। क्लियर हुई बात? यानी ऊपर हमने रखा एयर का स्पीड, अगर इसको हमें बनाना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाले मीडियम का इसको अगर फर्स्ट रखूं, इसको नाम दे दो सेकेंड, तो फर्स्ट स्पीड किसका? लाइट का, ठीक है, डिवाइड बाय सेकेंड का स्पीड। तो ये जो हमने सॉल्व किया था, सॉल्व करने के बाद कितना आया? 3/2। कितना आया बताइए? 3/2। अब क्वेश्चन में कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास विल बी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए पहला कंडीशन क्या था कि ये जो लाइट है ये एयर से ग्लास के अंदर आ रहा है, तब तो ये है, ठीक है। अब देखिए जब यही लाइट क्या हो जाए, अब क्या हो जाए, अब ये हो जाए कि ये इसमें से जा रहा है, क्लियर हुआ, ग्लास में से जा रहा है किसमें? एयर में। बताइए बताइए, ध्यान से बताइए, क्वेश्चन समझिए। कहां पे चला गया ये? अब ये ऐसे हो गया, इसका नाम है नॉर्मल। ये नॉर्मल हम बनाते हैं, ठीक है, इसका क्या नाम है? नॉर्मल, ठीक है। बात देखिए समझिए ध्यान से, एयर से जब ग्लास के अंदर जा रहा है तब तो था 3/2। अब कह रहा है ग्लास से एयर के अंदर जा रहा है, तो उस टाइम क्या हो जाएगा बताइए? ग्लास का स्पीड ऊपर हो जाएगा और एयर का स्पीड नीचे हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात यह है, ये जो भी वैल्यू दे रखा है इसको क्या करना है? सिर्फ उल्टा कर देना, 3/2। क्लियर हुआ? बात समझ में आया? यही वैल्यू क्या हो जाएगा? टर्न हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसको लिखते हैं ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, लिखने का तरीका होगा। और ये वाला क्या था? ये है आपका ANG, मतलब पहले कहां से गया बताइए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, पीछे वाला ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ जगह पे आपको कुछ इस तरीके से भी मतलब गिवन हो रखा होगा, तो इसको बोलते हैं म्यू, ठीक है। तो म्यू बोलिए या ये N, ठीक है, ये दोनों में से कोई से भी हो सकता है। हमारा सिंपल सा मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, पढ़ना सीख लीजिए एक बार ध्यान से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, हमें यही तो निकालना था कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए ग्लास के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि अब लाइट ग्लास से एयर में जा रहा है, क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे क्या था कि एयर से ग्लास में आ रहा है, तो इसको लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्लियर। तो अब इसमें देखिए और एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए। यहां से जो लाइट आ रही है एयर से ग्लास, तो इसको हम बोलते हैं रेयरर मीडियम। कौन सा मीडियम बोलते हैं? रेयरर मीडियम। रेयरर मतलब क्या है कि जो एयर के पार्टिकल क्या होता है? दूर दूर होता है ना, गैस फॉर्म में। गैस मतलब समझ में आता है ना, जो पार्टिकल इससे दूर दूर होता है। अब ग्लास मतलब क्या होता है? इनका जो पार्टिकल होता है वो काफी पास पास में होता है, तब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम हो गया ये? डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में आता है, तो ये जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल की टुवर्ड्स बेंड हो जाता है। तो अब ध्यान से देखेंगे, लाइट आया ऐसे और मुझे बनाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा इधर बेंड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि रूल यही कहता है कि जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाता है, क्लियर हुआ। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, इस लाइट को जाना चाहिए था ये इस तरीके से ऐसे, है ना, लेकिन मैंने क्या किया? इस लाइट को थोड़ा सा इधर टिल्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जब भी लाइट डेंसर टू रेयरर जाएगा, मतलब ग्लास से एयर जाएगा, तो नॉर्मल से अवे जाएगा। अवे मतलब थोड़ा सा दूर जाएगा, क्लियर हुआ? बात समझ में आया? ये डायग्राम के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया हूँ, किस वजह से मैंने इसको इधर थोड़ा सा दबा दिया और इधर से इधर नॉर्मल से दूर कर दिया, ये वाला, और ये वाला नॉर्मल के पास में आया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन टू एंड्स ऑफ मेटेलिक वायर आर कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेल है और सेल को देखिए ऐसे डिनोट करते हैं, ये रहा सेल, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और इस सेल मतलब बैटरी, अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं मैं, तो ये लीजिए, ये हो गया आपका सेल, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, ये होता है इसका सिंबल सेल का, क्लियर हुआ।
सेल मतलब सिंपली एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। अगर यही पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट रिपीट हो जाए तो इसी को क्या कहते हैं, फिर ये हो जाता है बैटरी। ये क्या है आपका बैटरी और ये क्या है आपका सेल। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है ये जो हमारा सेल है, इस सेल को कनेक्ट कर दिया एक मेटेलिक वायर से। ये लीजिए हमने जोड़ दिया एक मेटेलिक वायर। आई बात समझ में? सेल हो गया, सेल में जोड़ दिया मेटेलिक वायर। देन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप बिटवीन इट्स एंड। अब बताइए, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देख रखा है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इनके बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो जब इसको हम जोड़ देंगे तो इसके बीच में क्या होगा, इस वायर की इधर डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव और इधर डेवलप हो जाएगा नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। लेवा फिर उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर्स। कंडक्टर्स मतलब ये जो वायर है इसी को क्या बोल रहा है, कंडक्टर। ये क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स कोई भी चीज जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स पास हो सके, या यूं कह लीजिए करंट पास हो सके, दैट इज नोन एज कंडक्टर। ठीक है, बात समझ में आया? तो अब देखिए इसमें करंट नहीं बोला है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में दो बात पूछ सकता है, एक तो पूछ सकता है आपसे करंट और एक क्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको मैं क्या बताया था कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या जाता है, करंट। ये किधर से किधर जाता है, पॉजिटिव टू, ऐसे बना देता है एरो, पॉजिटिव से कहा जाता है, नेगेटिव की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से कहा जाता है, पॉजिटिव की तरफ। आई बात समझ में? क्लियर हुई बात? बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। तो आई थिंक क्वेश्चन 2 खत्म हो गया। इन विच डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो बताइए इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन, नॉ की करंट। बात समझ में आया? बताइए बताइए जल्दी फटाफट। तो करंट क्लियर हो गया कि करंट किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में हमेशा करंट और इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूज मत होइएगा। पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट और नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन एंड चार्ज। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बताते हैं, V, वर्क डन होता है W और चार्ज को बोलते हैं Q। ठीक है, तो इसके बीच में हमें क्या बताना है, रिलेशन। रिलेशन मतलब हमें सिंपल सा फॉर्मूला। रिलेशन, अगर कहीं भी रिलेशन पूछे तो आपको क्या याद रखना है, रिलेशन का मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला बताना है इसके बीच का। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल टू W बाई Q। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। ये Q को क्या बोलते हैं, चार्ज। चार्ज मतलब ये जो यहाँ से कितना चार्ज फ्लो होके गया है, इधर से कितना चार्ज फ्लो होके गया। अब चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उसके पास आता है पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है उसके पास आता है नेगेटिव चार्ज। ये कैसे आता है इतना डिटेल में है नहीं। देखिए बहुत सारी चीजें ना आपको क्लास 11-12 में जाके पढ़ना है। 10th में सिर्फ आपका ना एक बेस बन रहा है। ठीक है, वो बेस में ज्यादा अंदर अगर चले जाएंगे हम तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उतना तो सिलेबस में है नहीं और वो एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा। तो सिंपली आप इतना याद रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन दे देता है, अगर दे दिया, लेना नहीं, दे दिया तब आएगा पॉजिटिव चार्ज, अगर ले लिया तो उसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो वही कह रहा है, ये वही चार्ज है। ये चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका फॉर्मूला और यही हो गया आपका रिलेशन। ठीक है, तो दोस्तों चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्ती में पढ़ते रहिए। जय हिंद।